फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा नीट यूजी 2019 की काउंसलिंग के ऊपर। और इस सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी काउंसलिंग में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो मेजरली कुछ मेजर टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम देखते हैं कि क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं काउंसलिंग में एग्ज़ाम होने के बाद। 5 मई को हमारा एग्ज़ाम हो गया था। तो फ़िलहाल अभी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक करेक्शन का विंडो ओपन किया रखा है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, ऐसे तो बेसिकली ज़्यादा लोगों को पता है कि अगर आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या जेंडर के अंदर कोई भी चेंज करना है तो आप जाके चेंज कर सकते हो। बाकी कोई ऑप्शन उसमें एडिट नहीं होगा। कैटेगरी से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मैं एनआरआई को अपलोड कर सकता हूँ। वो आपकी कैटेगरी नहीं होती, वो आपकी नेशनलिटी होती है। जहाँ पे आप एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ या इंडियन को सिलेक्ट करते हो, वो चेंज आपको अभी नहीं, काउंसलिंग के टाइम करने का मौका मिलेगा। कैटेगरी में अगर किसी को बच्चे को जनरल से ओबीसी करना है या ओबीसी से जनरल करना है, अगर वो क्रीमी लेयर में आ रहा है तो वो कर सकता है। या किसी ने गलती से एससी एसटी को मेंशन करना भूल गए तो आप उसमें एडिट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत मेंशन कर रखी है तो आप चेंज कर सकते हो। फादर मदर का नेम अगर चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। ये आपके एडिट के ऑप्शंस हैं, अभी ओपन है, आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नीट का ऑफिशियल आंसर की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in के ऊपर आ चुका है। उसके ऊपर आप लोग एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे nta.nic.in के ऊपर। उसके बाद वहाँ पे आप कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर जाएंगे। कैंडिडेट लॉगिन में जाने के बाद वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स को फिल करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो आपके सामने पेज खुल के आएगा। वहाँ पे आप चैलेंज आंसर की को क्लिक करते हो तो सामने आपका क्या कोड था, मैम प्लीज़ सी द फ़ोन, आपका कौन सा कोड का पेपर था वो लेके आ जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे और उसके सामने आपके आंसर्स लेके आएंगे। तो जो आपके पास आंसर की है, जो आप एग्जामिनेशन सेंटर से लेके आए थे, उसमें से आप मैच कर सकते हो कि आपने आंसर को क्या मार्क किया था और एनटीए का सही आंसर किया है, जिससे आपको सही अंदाज़ा मिल जाएगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल स्कोर फॉर द 2019 काउंसलिंग। बिकॉज अभी जो बच्चों ने एनटीए की ऑफिशियल आंसर शीट से जो मिलाया है, उसके बाद काफ़ी यानी कि एक्चुअली आप देखते हो तो 90% से ज़्यादा बच्चों का स्कोर थोड़ा सा डाउन साइड में आया है। पहले जिन्होंने आप लोगों ने जो मिलाया था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर शीट से, और अभी जो एनटीए की आंसर शीट आई है, 90% बच्चा है, किसी का 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, किसी का 20-25 नंबर कम आ रहे हैं। 2-4 बच्चे उसके बीच में ऐसे हैं जिनका कुछ अब भी आया है। तो इसको आप प्लीज़ काइंडली एक बार चेक कर सकते हो। एज ऑफ नाउ अभी तक यही हुआ है और कुछ भी चीज़ ऑफिशियली नहीं हुई है एनटीए की काउंसलिंग पे या नीट की काउंसलिंग को आप समझ सकते हो। अब 5 जून, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 5 जून को गैजेटेड हॉलीडे है, तो माइट भी 6 जून को आ सकता है। रिजल्ट आपका 5 या 6 तारीख को एनटीए की वेबसाइट पर आ जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है आपकी ऑल इंडिया रैंक। स्कोर तो आपको ऑलरेडी अभी पता चल गया है, बट आपको पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया में 15 लाख बच्चों में मेरी रैंक क्या है, वो आप अपने स्कोर के साथ उसमें देख सकते हो। और आपकी ऑल इंडिया रैंक से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है कि आपको कहाँ पे क्या सीट मिल सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग से पहले डिसाइड कर सकते हो कि हमको कैसे अपनी काउंसलिंग करना है। बिकॉज पहले जैसे अभी जो एक हफ़्ते पहले जो टॉपिक्स चल रहे थे मार्केट में कि पेपर इजी आया है, काफ़ी लोगों ने अपने अच्छे आंसर शीट को जोड़ा था, बट अभी आंसर शीट आने के बाद काफ़ी ये डाउन साइड की तरफ आ गया है। और अगर कोई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको पास चैलेंज का भी ऑप्शन है। आप अपने आंसर्स को जो आपको लग रहा है कि गलत दे रखे हैं, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा इन केस ऑफ द चैलेंज। सो ये हमें देख लिया रिसेंट एक्टिविटीज़ क्या थी। फिलहाल अभी हमको 5-6 तारीख तक वेट करना है। 5-6 तारीख तक वेट करने के बाद वहाँ से आप मान के चलो होपफुली एक हफ्ते के बाद डिफरेंट काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशंस को अगर आप नहीं समझते हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले उस काउंसलिंग बॉडी को, उस काउंसलिंग अथॉरिटी को सूचनाएं देनी पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। एक नोटिस निकालने के माध्यम से वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस बार उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, डोमिसाइल के बारे में क्या रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, ये पता चलता है।
आपको ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर काउंसलिंग के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो या वो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग है, क्या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस आ रहे हैं, कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है और इस साल की उसकी फ़ीसेस क्या हैं। ये जितना भी लेटेस्ट डाटा आपकी काउंसलिंग के ज़रूरी होता है वो सब आप लोग को नोटिफिकेशन में मिलता है। ये नोटिफिकेशन आप मान के चलो होपफुली 12 से 15 तारीख के बीच में डिफरेंट वेबसाइट पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, नोटिस आपकी आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको लेवल फर्स्ट के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कमांड की ज़रूरत थी, एनसीईआरटी को आपको सिलेबस कवर करना था, ऐसे एक अच्छी काउंसलिंग को, स्मूथ काउंसलिंग को, इजी काउंसलिंग को करने के लिए आपको नोटिफिकेशंस को सही से पढ़ना और उसके बाद उसको समझना ज़रूरी रहता है। बिकॉज जो बच्चे अगर पहले स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन को सही से समझ लेते हैं, उनकी आधी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाती है, आधे आपके आंसर उसी में मिल जाते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, पिछले स्कोर आने के बाद जैसे स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जानना चाहते हैं या स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ माई स्कोर, जो स्कोर मुझे मिला है नीट में, इसके अनुसार हमको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि मेरे स्कोर पे मुझे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ये अलग कॉलेज मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा, महाराष्ट्र मिल जाएगा। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फीसेस है आपकी हर साल चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत इसमें एडिट आता ही है और होपफुली आप देखते हो तो ये एडिट अपर साइड में आता है, फीस कम नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। पिछले 10-12 साल का पैटर्न यही रहा है। तो अगर आप 2018 में भी यही हुआ था कि काफ़ी लोग अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि मेरे स्कोर पे मुझे डी वाई पाटिल मिल जाएगा, कृष्णा कराड़ मिल जाएगा या XYZ कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाएगा। बट जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हुई, नोटिफिकेशन आया, तो आप लोगों को पता चला कि फ़ीसेस बढ़ गई। जो 16 लाख की फ़ीस थी वो 22 लाख फ़ीस हो गई, जहाँ 12 लाख फ़ीस थी वहाँ पे 22 लाख हो गई। तो कहीं पे कम फ़ीस बढ़ती है, कहीं पे ज़्यादा फ़ीस बढ़ती है। तो अभी जो भी आप फीसेस देख रहे हो, जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास कंटेंट है इस समय मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो भी कट ऑफ है, ये सब कट ऑफ और ये सब डाटा और ये सब फीसेस है 2018 की। एंड माय डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, ये सारा डाटा अगले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में एक्सपायर हो जाएगा जब नया डाटा आ जाएगा। सो टेक इट लाइटली, इसको हल्के से लीजिए, वेट फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको रियल ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप एक फालतू का कैलकुलेशन कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उससे अपने आप को लोड दे रहे हो अपने आप को कि आपके स्कोर पे क्या मिल जाएगा। सपोज़ कर लिए आपने देख रखा है कि कोई कॉलेज की फ़ीस 12 लाख है, आपने सोच के रखा है कि मुझे मिल सकता है, और काउंसलिंग के टाइम आपको पता चल रहा है कि इसकी फ़ीस 16 लाख है, तो उसका पूरा कट ऑफ चेंज हो जाएगा। अगर आपको फीसेस अभी चेक करनी है तो आप जो पर्टिकुलर कॉलेज है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करो और देखो कि अगर उसने 2019 की फ़ीसेस लगा दी हैं तो वो फ़ीस आपके लिए रियल मानी जाएगी। अगर 2018 की फ़ीसेस है तो उस फीसेस को माना नहीं जाएगा। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फेक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से उनको काउंसलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी बच्चे को इससे पेनल्टी भी लगती है। तो आपको ये देखना है कि जो भी आप डाटा कहीं से भी ले रहे हो, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ फीसेस, क्या वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी को बनाने के लिए आपको जो रिकॉग्नाइज वेबसाइट्स हैं उसी के ऊपर देखना है। या तो आप कॉलेज की इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर देखो, या तो जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, जैसे कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग MCC कराती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है, उसकी जो रिस्पेक्टेड वेबसाइट है mcc.nic.in, उसके ऊपर आपकी सेंट्रल काउंसलिंग के सारे नोटिस आएंगे। तो जो उसके ऊपर नोटिस है वही सही माना जाएगा। तो इसके लिए फ़ीसेस के लिए आप लोग को अभी वेट करना चाहिए कि नई फ़ीसेस देखने के बाद भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या होगा। EWS के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। EWS ये कैटेगरी नई कैटेगरी निकल के आई है, इससे पहले ये काउंसलिंग में नहीं थी और इससे पहले ये रूल भी नहीं था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। 10% का इसमें रिजर्वेशन मिलता है जनरल वाले बच्चों को। अगर कोई बच्चा SC ST OBC से है तो आप एक बार में एक ही कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप SC कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो तो साथ में EWS का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इससे ये समझ सकते हैं कि ये बेनिफिट केवल जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा। तो इससे आप ये भी समझ जाओ कि EWS को लॉन्च होने से SC ST OBC के कट ऑफ पे कोई भी छेड़छाड़ होने वाली नहीं है। आपका कट ऑफ उसी पैटर्न से चलेगा जैसे चलता था। अब जनरल कैटेगरी में भी आप बात कर लो तो ऐसे बच्चे जिनका कुछ नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज मिस हो रहा है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, वो बच्चे ज़्यादा EWS को बनवा रहे हैं। जो ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक सेफ जोन में हूँ, मेरा 600 नंबर आ गया, 590 आ गया, 630 आ गया, वो ज़्यादा ईगर नहीं है EWS लेने के लिए। तो EWS का बेनिफिट मिल सकता है जनरल वाले बच्चों को। और आप ये मान के चलो कि 10, 12 नंबर, 15 नंबर तक, मैक्सिमम 18 नंबर तक EWS का इफेक्ट आ सकता है डिफरेंट काउंसलिंग में, स्टेट में और आपका ऑल इंडिया कोटा में।
एमसीसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन में बोल के रखा है कि ईडब्ल्यूएस को हर जगह पे रिजर्वेशन मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, बट ये पूरी तरह से तभी समझ में आएगा जब आपके पास नोटिफिकेशंस होंगे कि कौन सा राज्य ईडब्ल्यूएस में कितना बेनिफिट दे रहा है, और अगर प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिल रहा है तो किस तरह से मिल रहा है, फ़ीस कम करके मिल रहा है कि आपको कट ऑफ मेरिट के बेसिस पे मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। डीम यूनिवर्सिटी पे ईडब्ल्यूएस लगने की चांसेस कम है, बिकॉज डीम यूनिवर्सिटी में किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होता है, सिर्फ एनआरआई और मैनेजमेंट सीटें होती हैं, तो डीम में आपका ईडब्ल्यूएस का इम्प्लीमेंट होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो हमने ईडब्ल्यूएस के ऊपर डिसीजन कर लिया, आंसर शीट के ऊपर डिस्कस कर लिया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हो, आंसर शीट अपनी चेक कर लीजिए। थोड़ा सा डाउनफॉल आया है एनटीए की जो आंसर शीट आई है और जो आपने पहले देखा था, तो आप अपना ये चीज़ को चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ़ काउंसलिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ़ काउंसलिंग आज से लगभग 15 दिन के बाद बहुत जगह की नोटिस आना शुरू हो जाएंगे और लगभग 20-25 दिन बाद काउंसलिंग एक्टिविटीज़ धीमे धीमे स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी अपने अलग अलग स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, ये सभी राज्य अपनी अपनी अलग अलग काउंसलिंग कराएंगे। किसी भी राज्य की काउंसलिंग उसकी डीएमई कराती है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, ये जिनकी बॉडी होती है इसके अंडर में होती है। तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग और सरकारी कॉलेज की काउंसलिंग सारे स्टेट अपने अलग अलग इसकी एप्लीकेशन निकालेंगे ऑनलाइन मोड पे अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट आपका जो अपना होम स्टेट है, आप अपने स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखोगे। कोई भी बच्चा किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग नहीं कर सकता है, आप सिर्फ अपने ही स्टेट के 85% की गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आप किसी और स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा के 15% सीटों के द्वारा दूसरे स्टेट में आप जा सकते हो, बट डायरेक्टली आप किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो स्टेट में हमने समझ लिया कि हम स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ अपने स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरे स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर काफ़ी स्टेट ऐसे होते हैं, लगभग इस समय 11 स्टेट ऐसे हैं जो ओपन हैं आज की कंडीशन में। नोटिस के टाइम आपको और पता चल जाएगा कि और कोई ऐसा स्टेट है जो इस बार ओपन होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल 11 ओपन स्टेट हैं। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि आप उन स्टेट के ऊपर जाके भी काउंसलिंग कर सकते हो, और अगर आपके मेरिट के बेस पे अगर आपको सीट मिल रही है तो आप सीट ले सकते हो। काफ़ी लोग को काउंसलिंग को लेके प्रॉब्लम है, बिकॉज काउंसलिंग को एक नई चीज़ है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जितना भी आपका अलॉटमेंट होगा, जो भी सीटें आपको मिलेंगी पहले एमबीबीएस और बीडीएस की, वो सारी की सारी सीटें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, वो सब आपकी काउंसलिंग के द्वारा ही आपको सीटें अलॉट होंगी। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ टेकिंग द एडमिशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस। सो काउंसलिंग के पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है टाइम के साथ, और सही स्मूथ काउंसलिंग करने के लिए आपको काउंसलिंग से पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरे स्कोर के हिसाब से हमको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। कई बार स्टूडेंट को फैसिनेशन होता है, उनको लगता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि किसी स्टेट में बहुत कम फीस है, चलो हम उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता चला कि महाराष्ट्र में एक कॉलेज है, यहाँ पे बहुत कम फीस है, कर्नाटका में बहुत कम फीस है, वहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप केवल फ़ीस को देख के आप अपनी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मत कराएँ। आपको कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले 2-3 पैरामीटर्स देख लेने चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है कि किसी स्टेट में फ़ीस कम है या किसी और फैक्टर से आप उस स्टेट में सीट लेना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखो कि क्या आप अपनी डोमिसाइल के अकॉर्डिंग उस स्टेट में काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, एलिजिबिलिटी को चेक करना है। सपोज़ कर लो एज ऑफ नाउ आपको पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत कम फीस की कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन कर लेते हैं, और आप बिलोंग करते हो किसी अदर स्टेट से, आप बिलोंग करते हो गोवा से, आप बिलोंग करते हो वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, तो फिलहाल अभी महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट का बच्चा वहाँ पे नहीं जा सकता है। तो आपने देखा पहले ही क्लॉज आपको वहाँ पे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो, तो देयर इज़ नो वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट कॉलेज, हमको उसको अपने रेडार से निकाल देना चाहिए कॉलेज। तो आपको पहले देखना है कि अगर कहीं पे फ़ीस कम है तो केवल उसके लिए फैसिनेटेड मत हो, क्या हम उसमें लीगल तरीके से उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं काउंसलिंग करने के लिए। तो पहला आप फीस देखो, एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अब आपको पता चल रहा है कि आप एलिजिबल हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा कर्नाटक में फीसेस कम है, हम कर्नाटक की काउंसलिंग कर लें, ठीक है, कर्नाटक के ओपन स्टेट है, हम एलिजिबल हैं, हम काउंसलिंग कर सकते हैं। अब आप देखो कि सेकेंड चीज़ कि लास्ट ईयर कर्नाटक के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लास्ट सीट कितने स्कोर पर मिली थी, लास्ट सीट मिली थी 509 नंबर पर। तो अब आपको पता चल रहा है कि 450 नंबर मेरे हैं, और ऐसी सिनेरियो को देखने के बाद तो चीज़ें कफ है। तो फिर सेकंड आपको कंपैरिजन करना है अपने स्कोर से ऊपर कि क्या मेरे स्कोर पे वो कॉलेज हमको मिलने की
चांसेस हैं कि नहीं, बिकॉज इनरोलिंग इन अ काउंसलिंग इज़ अ डिफरेंट केस एंड गेटिंग अ सीट फ्रॉम अ काउंसलिंग इज़ अ डिफरेंट केस। किसी काउंसलिंग में भाग लेना एक अलग चीज़ है और उस काउंसलिंग में भाग लेके सीट निकाल के आ जाना पहले ही राउंड में एक अलग चीज़ है। तो अच्छी तरह से सीट निकालने के लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करो कि अगर मुझे सीट मिल सकती है तभी सही है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना, अदरवाइज़ हम 4 जगह या 5 जगह पे करके अल्टीमेटली अपने आप को पजल आउट करने वाले हैं 1 महीने बाद। हम 4-5 काउंसलिंग एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक जगह पे एक ही बच्चा सीट ले सकता है, एक बच्चे को एक ही सीट मिलेगी, 2 जगह पे वो नहीं पढ़ाई कर सकता है। तो मल्टीपल अलॉटमेंट होने की वजह से हम सीट नहीं ले पाते हैं और उस कंडीशन में हमको पेनल्टी भी लगती है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है कि हमको कौन सी काउंसलिंग को सेलेक्ट करना है। सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग पहले चलेगी आपकी, ऑल इंडिया कोटा वाली, ESIC वाली, आर्म फोर्स वाली, डीम्ड वाली काउंसलिंग, DU वाली काउंसलिंग, ये आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। इसके 1 से हफ्ते बाद आपका हफ्ते से 10 दिन का गैप रहता है स्टेट की काउंसलिंग में। कई बार स्टेट की काउंसलिंग डिफरेंट स्टेट के सेम डेट पे होते हैं। ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग करने से पहले, चॉइस फिलिंग के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं छोटा सा, किसी भी स्टेट को चॉइस फिलिंग करने से पहले आप उस जो भी कॉलेज को फिल कर रहे हो, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के केस में, आपको पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज को हम फिल कर रहे हैं उसकी एक्यूरेट फीस क्या है। आप काउंसलिंग अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उससे आप देखो, और प्लस उस कॉलेज की इंडिविजुअल वेबसाइट पे भी जाके देखो कि इसकी फीसेस क्या है, क्या इसके ऊपर 10% या 12% का एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं है, क्या इसके ऊपर बैंक गारंटी तो नहीं है। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है और आपने डार्कनेस में चॉइस फिलिंग कर दी, आपको अलॉटमेंट तो आ गया बट एडमिशन लेने के टाइम पे आपकी फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे, बिकॉज आप कुछ और फीस जाओगे और आपको फीस कुछ और देनी पड़ेगी। ऐसे ही कंडीशन में फिर सीट छोड़नी पड़ती है। पेनल्टी का मतलब होता है कि सिक्योरिटी जो आप लोग जमा करते हो 2 लाख रुपए की प्राइवेट काउंसलिंग में, अगर सीट नहीं मिलती है तो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है, सीट मिल जाती है तो फीस में से माइनस हो जाती है। और इन दोनों के बीच में कुछ होता है कि आपने सीट ले ली और एडमिशन नहीं लिया, उस कंडीशन में पेनल्टी लगती है। राउंड फर्स्ट में तो आप लोगों को फ्री एग्जिट का मौका मिलता है, बट सेकेंड राउंड से ये चीज़ इम्पोज हो जाती है, ठीक, पेनल्टी वाला चीज़। और स्टेट में, कई स्टेट में ऐसा है कि राउंड फर्स्ट से ये चीज़ें इंपोज होती है, पहले राउंड से अगर आपने सीट लेके एडमिशन नहीं लिया तो आपको पेनल्टी लग जाती है। तो इन सब गलतियों को बचाने से सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सपोज कर लो 5 कॉलेज को ही फिल कर रहे हो, तो आपको पता हो कि 5 कॉलेज की एक्यूरेट फीस क्या है, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट नाम की कोई चीज़ तो नहीं है और बैंक गारंटी नाम की कोई चीज़ तो नहीं है। कुछ ओपन स्टेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ओपन स्टेट रहेंगे और क्या उसकी कंडीशन रहेगी। ओपन स्टेट पे अगर आप देखते हो तो उत्तर प्रदेश ओपन स्टेट रहता है, 20 कॉलेज इस बार लगभग रहने की संभावना है। कुछ पिछले साल 17 कॉलेज थे और कुछ कॉलेज बढ़ के आने वाले हैं यूपी में, तो काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है यूपी। उत्तराखंड में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 75-75 सीटें, दोनों देहरादून में, वो भी ओपन रहेगा। हिमाचल प्रदेश 1 मेडिकल कॉलेज के साथ ओपन रहेगा, त्रिपुरा में 1 मेडिकल कॉलेज के साथ ओपन रहेगा। वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर 3 कॉलेज के साथ था, इस बार हो सकता है 4 से 5 कॉलेज के साथ वेस्ट बंगाल ओपन हो गया है। MP अपना ओपन हो के आएगा, लेकिन पहले राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, सेकंड या थर्ड राउंड से ओपन करता है, वो काउंसलिंग के नोटिस के टाइम आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो तेलंगाना ओपन रहेगा, आंध्र प्रदेश ओपन रहेगा, हो सकता है पौंडीचेरी भी ओपन रहे, और आपका राजस्थान को भी इस बार ओपन होने की काफ़ी अच्छी संभावना है, बिकॉज राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बैंक गारंटी को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान भी ओपन रह सकता है। तो ये थे कुछ ओपन स्टेट जिसके बारे में हमने देखा, जहाँ पे कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है। रेस्ट स्टेट की केरला भी इस बार, कर्नाटक भी ओपन स्टेट रहता है और केरला भी इस बार ओपन स्टेट हुआ है पहली बार। उसके एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख को ख़त्म हो गए हैं, 13 तारीख से 20 तारीख तक के उसके फॉर्म अवेलेबल थे। जिन बच्चों ने भर लिया है वो उसकी काउंसलिंग कर पाएंगे। तो फिलहाल माय डियर फ्रेंड्स, इसका अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो फिलहाल अभी नीट का स्कोर कार्ड आ चुका है, 5 तारीख के रिजल्ट को वेट करना है। उसके बीच में कोई एक्टिविटी नहीं होनी है, उसके बाद हफ्ते भर के बाद धीमे धीमे नोटिस आएंगे, नोटिस को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। एक कैलकुलेटिव वर्क है, ऑनलाइन आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, बैठ के आपको सब चीज़ करना है। अगर कोई स्टूडेंट को पता नहीं है, उसने सही से रिसर्च नहीं करी, तो वो काउंसलिंग के अंदर जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा कि यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँ, कि वहाँ पे रजिस्टर्ड करूँ, कि यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँ। जिस उसके पास जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहा है। लेकिन जो बच्चे ने टाइम पे ही अपनी सारी ऑब्जर्वेशन कर ली, सारा रिसर्च वर्क कर लिया है, तो वो काउंसलिंग के टाइम पे उसको पता रहेगा कि मेरे स्कोर के अनुसार, मेरी पॉकेट के अनुसार, मेरी एलिजिबिलिटी के अनुसार मुझे उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में रजिस्टर्ड करना है। तो वो एक ही जगह पे, मैक्सिमम 2 ही जगह पे रजिस्ट्रेशन कराएगा और आराम से स्मूथनेस से पहले राउंड से काउंसलिंग को सीट लेके आ जाएगा। इस तरह से ही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। लास्ट में एक लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं हम कि अगर किसी रीज़न से सपोज़ कर लिए हमको MBBS में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या तो हमारा स्कोर कम है या तो हमारा स्कोर अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतने फंड्स नहीं है 80-90 लाख रुपए, 70 लाख रुपए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, तो क्या करें।
देखिए एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग साथ में होगी, तो आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। डेंटल का ऑप्शन रहेगा, बीडीएस का ऑप्शन रहता है, बीएमएस का ऑप्शन रहता है, बीएचएमएस का ऑप्शन रहता है। ये सब की भी नीट की काउंसलिंग होती है। आयुष की काउंसलिंग तो बेसिकली सितंबर से स्टार्ट होती है। डेंटल की काउंसलिंग बीडीएस की आपकी एमबीबीएस स्टार्ट होती है। तो आप बिल्कुल इन सब कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो। कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे हैं। जब हम कोर्सेज़ के एक्सपोजर के ऊपर बात करते हैं तो काफ़ी लोग एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर से डर लगता है कि यार डेंटल में स्कोप नहीं है, मैं जाऊँ तो क्या करूँ, या आयुर्वेदिक में स्कोप नहीं है। अगर आप इसके बारे में मार्केट में से डाटा निकालोगे, अपना खुद का वर्कआउट करोगे, तो आप देखोगे एक ही कॉलेज को कुछ लोगों ने अच्छा बता के रखा है और एक ही कॉलेज ने कुछ लोगों को ख़राब बता के रखा है। तो एक ही कॉलेज है, कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, एक ही कॉलेज है उसको कुछ लोग बोल रहे हैं ख़राब है। ऐसे ही आपका ये बीएमएस का कोर्स हो गया या बीडीएस का कोर्स हो गया, काफ़ी लोग इसको अच्छा बोलते हैं और काफ़ी लोग आप इसको ख़राब बोलते हैं। सो एट द एंड ऑफ डे आप अगर इसको प्रैक्टिकली और इसको पर वर्कआउट करते हो तो आप मार्केट में देखोगे काफ़ी डॉक्टर्स आयुर्वेदा, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस करने के बाद काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ रेट है, काफ़ी वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। और दूसरी तरफ आपको काफ़ी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं हैं और उनकी ग्रोथ रेट नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, इसका मतलब यहाँ पे हमको ये चीज़ पता चल रही है कि एक्चुअली बीएमएस में तो कोई ख़राबी नहीं है, बीडीएस में भी कोई ख़राबी नहीं है और बीएचएमएस में भी कोई ख़राबी नहीं है। हम तीन ही कोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम उस कोर्स को किस तरह से ले रहे हैं, ये मेन हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने अपना कोर्स करने से पहले ही सोच रखा कि इसमें स्कोप नहीं है बीएमएस में, और आप उसके बाद उसमें एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने कंप्रोमाइज़ किया, उस कंडीशन में आप कभी भी इसको समझ नहीं पाओगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। तो कभी भी आप कोर्स के ऊपर जा रहे हो, कोई भी कोर्स आपको करना पड़ रहा है, गो इन द कोर्स विद फुल कॉन्फिडेंस। इसको और समझते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं इसको, कि आप देखो बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, ये अलग अलग पैथीज़ हैं, ये अलग अलग विधियां हैं इलाज करने की, एक ह्यूमन को हील करने के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एलोपैथी ज़्यादा अच्छी है या आयुर्वेदिक ज़्यादा अच्छा है या होम्योपैथी अच्छी है। एक स्टूडेंट ने अपने कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह से समझा और उसको कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया, इसके ऊपर रिज़ल्ट आता है। तो ऐसे ही आपका है कि लाइक एमबीबीएस में भी देखोगे तो काफ़ी डॉक्टर्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी लोग एवरेज रेट पे बैठे हैं। तो सक्सेस हैं तो आप देखो क्यों सक्सेसफुल हैं, बिकॉज वो लगातार लर्नर हैं। डिग्री लेने के बाद, प्रैक्टिस में होने के बाद भी, आज की डेट में भी वो सेमिनार्स करते रहते हैं, अपने अपने टॉपिक पे पढ़ाई करते रहते हैं और चीज़ों को सीखते रहते हैं। इसीलिए लाइक ये चीज़ बोली गई है कि लाइक सीखते रहो और जीतते रहो। तो इफ़ यू आर अ कॉन्टिन्यूस लर्नर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर द होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और इवन फॉर द डेंटल, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे ग्रैब किया। अगर आपने अच्छे अपने फील्ड के ऊपर कमांड रहेगा, डिग्री के साथ साथ एक अच्छे नॉलेज भी लेकर अगर आप निकलते हो, तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल आप बनोगे ही बनोगे, सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी। तो अगर एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है तो आप इस कोर्सेज़ पे भी इंडिया में एडमिशन ले सकते हो। और अगर विदेश जाने का मन है, इंडिया से बाहर फ्लाई करने का है, अब्रॉड में जाने का है, तो उसके ऊपर क्या देखते हैं, उसके ऊपर ज़्यादातर मेरी ये प्रॉब्लम आती है कि एमसीआई का टेस्ट होगा 50, बहुत टफ होता है और बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम फैक्चुअल नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल नज़र डाल लेते हैं, क्या है उसके पीछे का रीज़न। अगर आप पिछले साल का एक डाटा देखो नीट का, 13 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, 7.25 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए। यानी कि आपने देखा कि लगभग 48% बच्चे, 48% बच्चे ऐसे हैं जो 720 नंबर में 100 नंबर नहीं ला पाते हैं। और अगर आप देखोगे कि नीट 720 नंबर का होता है, नीट में से कितने बच्चे 360 नंबर लेके आ पाते हैं, तो आप ऑल इंडिया रैंक देखो तो आपको मिलेगा काफ़ी कम ही बच्चे हैं जो, यानी कि आप देखोगे कि ये लगभग 20% ही बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 50% नंबर ला पाते हैं नीट में। और यही आप इसमें एमसीसी के रिज़ल्ट में भी देखते हो, जो आपको पता चलता है कि 18% का रिज़ल्ट आता है, वो इसीलिए आता है, स्टूडेंट का लेवल ही यही है माय डियर फ्रेंड। अगर आप नीट में 50% नंबर ला सकते हो, 320 नंबर ला सकते हो, तो एमसीआई के स्क्रीनिंग टेस्ट पे, एफएमजी के स्क्रीनिंग टेस्ट पे जो 300 नंबर का होता है, उसमें भी आप 150 नंबर ला सकते हो। तो अगर आप अब्रॉड में जाने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर आपका स्कोर 360 से ज़्यादा का है तो आप आँख बंद करके जा सकते हो बाहर। बट कॉलेज देखिए कि कितना सीनियर कॉलेज है, कितना पुराना कॉलेज है।
और आप ये मत सोच के जाओ कि हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, बिकॉज आप एक अनजान देश में जा रहे हो। अगर एक चाइना के बंदे को ला के आप इधर महाराष्ट्र में खड़ा कर दो आज की डेट में, तो उसको जो प्रॉब्लम होने वाली है वही प्रॉब्लम एक महाराष्ट्र के बच्चे को जब वो चाइना में जाएगा वही प्रॉब्लम होगी। आपका एरिया चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, खाना पीना चेंज होता है, ये सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं हमको एडजस्टमेंट करना ही होता है। अगर इसमें अगर आपको बोल रहे कि एडजस्टमेंट नहीं करना है तो वो चीज़ें गलत है, इसमें तो एडजस्टमेंट करना रहता है। बट अल्टीमेटली हम खाना पीना रहने के साथ साथ हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश में हमको लेक्चर्स मिलेंगे कि नहीं, यूनिवर्सिटी पुरानी है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो आप बिल्कुल बाहर के लिए अप्रोच कर सकते हो। अगर 300 तक का नंबर है तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो दैट इज़ अ वाइज डिसीजन। उसके नीचे वाले बच्चों को मैं रिकमेंड अपनी तरफ से नहीं करना चाहूँगा, बाकी इट इज़ अप टू यू। सो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी और इससे आपको काउंसलिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे काउंसलिंग के बीच में और काउंसलिंग से पहले जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए हम आपको लगातार फ़िल्टर आउट करके देते रहें, जिससे आपकी एक स्मूथ काउंसलिंग हो सके और आप स्मूथ तरीके से सीट को निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर योर precious time. Keep smiling, keep doing your research, and all the very best for your counseling friends. Thank you.